हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जैसे कि गाइज आप लोगों ने कहा था सर कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी जेनेरिक इलेक्टिव का करवा दीजिए, तो जितना क्वेश्चंस हो पाता है गाइज मैं पूरा प्रयास करूंगा कराने का। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही गाइज ये सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको परिचय देने हैं। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस समय 395 अनुच्छेद थी, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए, यानी जैसे जैसे समय आया थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया गया, जिसके कारण जो है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद है जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। यानी कि गाइस जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि जो है पहली स्वतंत्रता दिवस भारत ने 1930 में मनाया था गाइज। यानी 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसके कारण से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माण कार्य हुआ, यानी भारतीय संविधान को निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके अंतर्गत जो है गाइज कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इत्यादि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है गाइज, जैसे कि जो भारतीय संविधान है उसमें कार्यपालिका के बारे में चर्चा है, विधायिका के बारे में चर्चा है, न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार को कहा जाता है जिसे आपका कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन आपको सरकार छीन सकती है, उसे मौलिक अधिकार हम लोग कहते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान के जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में। संविधान की प्रस्तावना लिखना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जो इसके जो है उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है गाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कोई बुक का पृष्ठ होता है, यानी फर्स्ट चैप्टर पर सारे चैप्टर लिखे होते हैं, उसी प्रकार से एक तरह से भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें सभी चीज़ों का चर्चा किया गया है। उसके बाद है गाइज कि 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संशोधन मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में सुधार करते हैं, जिसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अब तक केवल भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया, यानी एक ही बार सुधार किया गया है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है गाइस जैसे कि सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार देना, किसी एक विशेष धर्म की प्रधानता ना होना। उसके बाद आपको गाइस संविधान के स्रोत जानने हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और देश के उपयोग एवं ज़रूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान का अधिकतर जो भाग है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि गाइस भारत का जो संविधान है उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वह अन्य देशों से लिया गया है। इनमें जो है 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उस समय जो भारत ने अपना पहला संविधान निर्माण किया था उसी से अधिकतर भाग को इसमें जोड़ा गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो है अनेक देश से लिया गया है, क्योंकि जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था उस समय कई ऐसे राष्ट्र थे जिनका संविधान निर्माण हो चुका था। इसीलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी तब अधिक से अधिक देशों यानी अनेक से अनेक देशों का संविधान का अध्ययन किया गया
और जो कुछ महत्वपूर्ण लगा उसके संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली और जो कानून के नियम जैसे प्रावधान है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम मतलब होता है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है गाइस कठोरता और लचीलापन। भारत का जो संविधान है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीलापन है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अन्य अगर हम साधारण शब्दों में बात करें गाइस कि कठोरता मतलब क्या होता है, तो कठोरता का अर्थ होता है कि जिनका हम संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसको विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और लचीलापन हम उसे कह सकते हैं कि किसी भी संशोधन को आसानी से किया जाना, यानी लचीलापन जहाँ होगा वहाँ हम आसानी से किसी भी संशोधन को कर सकते हैं। और यही अगर कठोर रहेगा तो उसको संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोरता पर बल दिया है और ना ही अधिक लचीलापन, बल्कि दोनों का महत्व दिया गया है, यानी दोनों से जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको जोड़ दिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कठोरता के नियम को अपनाया गया है, वहाँ पर जो है लचीलापन के नियम को नहीं अपनाया गया है। कठोरता संविधान में बिना विशेष प्रक्रिया का संशोधन नहीं किया जा सकता है, यही एक तो महत्वपूर्ण बात है। कठोर जहाँ रहेगा वहाँ पर संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जो है गाइज वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मतलब होता है गाइज किसी एक धर्म को विशेष अधिकार ना देकर सभी धर्मों को सम्मान अधिकार देना। सभी धर्मों को देश में जो है सम्मान अधिकार दिया जाता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार से किसी भी धर्म को अपनाने या मनाने या मानने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप किसी भी व्यक्ति को दबाव नहीं डाल सकते कि आप इस धर्म को माने या इस धर्म को अपना लें। जो धर्म के नाम पर गाइज किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर भी दिया जाएगा। उसके बाद गाइज एकल नागरिकता है। भारत का जो संविधान है देश के प्रत्येक व्यक्ति को केवल एकल नागरिकता प्रदान है, यानी आप अगर भारत के हो तो केवल आपको एक ही नागरिकता प्राप्त होगा, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य के व्यक्ति हो। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जैसे इटली, आयरलैंड, इन सभी देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इनके संविधान में यह मान्यता दिया गया है कि अगर आप इटली या आयरलैंड का निवासी हैं या नागरिक हैं और आप अन्य राष्ट्रों में भी अपनी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आसानी से पा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप भारत का नागरिकता हैं, आप दूसरे देश का भी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको भारत की नागरिकता को समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अन्य राष्ट्रों की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, घूम सकता है ना। उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके बाद है गाइज एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इससे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर जो है गाइज भारत में एक ही न्यायपालिका को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है तथा जो केंद्र स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। यदि राज्य के किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय समाधान नहीं कर सकता है, यानी हाई कोर्ट समाधान नहीं कर सकता है, तो आप उसे सर्वोच्च न्यायालय में भी पेश कर सकते हैं। आपके पास यह अधिकार है कि आप उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर सकते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला माना जाता है। इसे सभी भारतीय नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उनका जो फैसला होगा वह अंतिम फैसला होगा। उसके बाद है गाइज माताधिकार का अधिकार प्राप्त होना, यानी भारत में सभी को माताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। माताधिकार हम उसे कहते हैं जैसे वोट देना, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। अगर उसकी आयु 18 वर्ष है उसके बाद वह माताधिकार दे सकता है, यानी वोट दे सकता है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल शिक्षित लोग को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो,
सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को एंडिंग करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, इसके कारण आज 1K सब्सक्राइबर पूरा होता है गाइज। आप लोगों ने जो प्यार दिया गाइज, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, जिससे आपको रटना ना पड़े, आपको आसानी से याद हो जाए। गाइज मैं आज खुश होकर भी बहुत दुखी हूं, क्योंकि आप लोगों का आज मैंने क्वेश्चंस देखा था, जिनमें से अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें गाइज, तो उनमें से मैंने जितने क्वेश्चंस बताए थे ऑब्जेक्टिव में, उनमें से 5 क्वेश्चंस आए। जैसे कि वार्षे संधि कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को बताया था कि पेरिस में हुआ था 1919 में। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों को मिला गाइज, वो था मुसोलिनी द्वारा किस दल की स्थापना की गई थी, तो इसका जो है बताया था आप लोगों को फासीवाद दल। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए गाइज फासिस्ट दल दे दिया गया था, बाकी सेम था। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था गाइज 1939। जिन लोगों ने कल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे होंगे MCQ, वो 5 तो सही कर ही लिए होंगे। उसके बाद मैंने बताया था गाइज कि नागासाकी पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एटम बम गिराया था। मैंने बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा वो तो कर ही लिया होगा। उसके बाद बताया था गाइज कि प्रथम विश्व युद्ध की जो है समाप्ति कब हुई थी, 1918 में हुई थी। इस प्रकार गाइज मैंने जितने क्वेश्चंस बताए उनमें से 5 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मिले। और अगर थ्योरी की बात करें गाइज, तो मुझे काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को केवल 5 ही क्वेश्चंस बता पाए थे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिले बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में वर्णन करें, और दूसरा जो आपको मिला गाइज वो प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे। एक्चुअली गाइज ये जो 2 क्वेश्चन से मैंने अपने अनुसार करवाया था, बाकी आप लोग जो 3 क्वेश्चंस करवाने बोले थे, बर्लिन कांग्रेस, पेरिस शांति सम्मेलन और एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार, ये आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था सर इस पर बता दीजिए, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को करवाया था। क्योंकि गाइज मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम के लास्ट में 1 या 2 दिन पहले सभी लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को नहीं करवा रहा था। इस बार के लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा गाइज। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 1 मंथ पहले से पढ़ाया जाएगा और सारे क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही गाइज आप लोगों को अगर अच्छे से तैयारी करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो 1 मंथ पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा गाइज। एग्ज़ाम के 1-2 दिन में आप कितना तैयारी कर सकते हो। आप लोगों ने तो काफ़ी क्वेश्चंस बताने के लिए कहा था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा गाइज, जैसे कि मेरे पास भी टाइम नहीं मिल पाता है। जहाँ तक हो पाता है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ। अब जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम पॉलिटी का जहाँ तक मुझे पता है 15 सितंबर को है, तो मैं 2 दिन में जहाँ तक हो सके क्वेश्चंस करवा दूंगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि हर एक क्वेश्चन टच करे, तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा गाइज। जैसे कि मैंने इसको 2 दिन से आप लोगों को पढ़ाया, तो इनमें से अगर 5 ऑब्जेक्टिव मिल गए और 2 आपको थ्योरी मिल गए, तो यही बड़ी बात है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको पूरा मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा 1 या 2 मंथ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस बार के लिए मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले करवा दिए जाएंगे, और मेरा यकीन मानिए आपके नेक्स्ट सेमेस्टर काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।